सुपर प्राइम टाइम प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। नमस्कार, गुड इवनिंग। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास और आप देखने जा रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज बुलेटिन सुपर प्राइम टाइम। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास और मैं शुरुआत आज कर रहा हूं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ, जो है जम्मू से। जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर हुए 2 धमाकों के तार पाकिस्तान से जुड़े हैं। यह वेल प्लान्ड ड्रोन अटैक था जिसे पाकिस्तान की यूएवी ब्रिगेड ने डिजाइन किया था। सबसे अहम बात यह थी कि जिस जगह से ड्रोन उड़ाए गए वहां आतंकियों के लॉन्च पैड हैं। इन ड्रोन्स के टारगेट पर भारतीय एयरफोर्स के जेट थे। हालांकि हथियार तकनीकी थे, इसलिए वो चूक गए, लेकिन सुरक्षित भी बच गए। अब हिंदुस्तान के टारगेट पर पाकिस्तान की ड्रोन पोस्ट है और 2 संदिग्ध भी गिरफ्तार कर लिए गए। देखिए पाकिस्तानी साजिश की पूरी कहानी इस रिपोर्ट में। जगह एयरफोर्स स्टेशन जम्मू। पहला धमाका रात 1:37 पर, दूसरा ब्लास्ट रात 1:42 पर। 5 मिनट के अंदर जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर 2 धमाकों ने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी। अफरा तफरी के बीच उस वक्त तक हमले की किसी को भनक तक नहीं थी। जो कोई इस बारे में कुछ सोच पाता, इतना वक्त तक नहीं मिला। ना तो दुश्मन मिले, न ही हमले के लिए इस्तेमाल किए गए हथियारों से जुड़े कोई सुराग। लेकिन जैसे ही इन ब्लास्ट की जांच शुरू हुई, चौंकाने वाले खुलासे होने लगे और दोपहर तक इन ब्लास्टों की इस साजिश की तस्वीर साफ हो गई। ब्लास्ट वाली साजिश का मुहाना है जम्मू एयरफोर्स स्टेशन से 24 किलोमीटर दूर अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जिसके दूसरी तरफ है पाकिस्तान। एयरफोर्स स्टेशन पर हुए धमाकों का ब्लूप्रिंट उसी टेररलैंड की जमीन पर बना था, जिसमें पहली बार कुछ ऐसा किया गया जो अब तक नहीं हुआ था। टारगेट पर बेहद संवेदनशील जगह थी, लेकिन टारगेट पर अटैक करने के लिए ना तो आतंकियों का चुनाव हुआ, न ही आत्मघाती दस्ते का। फिर भी अटैक हुआ और हमले के लिए एक नए विकल्प का इस्तेमाल हुआ। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। एयरफोर्स स्टेशन टारगेट, पहली बार ड्रोन से अटैक। पाक सेना ने बनाया प्लान, आतंकियों ने दिया अंजाम। आसमान को बनाया एंट्री गेट, निशाने पर फाइटर जेट। टेररलैंड की ड्रोन पोस्ट एक्टिव, टैक्टिकल जंग की पड़ी नींव। एयरफोर्स स्टेशन पर एक के बाद एक 2 धमाकों से देर रात अफरा तफरी मची, लेकिन उस वक्त कोई भी समझ नहीं पाया था कि आखिर ये धमाका हुआ कैसे। क्या कहीं से हमला हुआ या फिर इस सबसे सुरक्षित जोन में कोई ऐसी गलती हुई थी जो धमाकों की शक्ल में सामने आ रही थी। बीती रात 1:40 पर जो लो इंटेंसिटी ब्लास्ट है वो हुआ है, लेकिन गनीमत ये है कि किसी भी तरीके से किसी भी व्यक्ति की हताहत होने की कोई खबर नहीं है। लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भारतीय सेना के ये जवान जो है वो अब अंदर जाते हुए नजर आ रहे हैं। पूरे इलाके को यहाँ पर सैनिटाइज किया जाएगा। हालांकि इंडियन एयर फोर्स की तरफ से साफ तौर पे कहा गया है कि जांच जो है वो चल रही है। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड जो है वो पहुंचा हुआ था, साथ में जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां हैं वो यहाँ पर पहुंची हुई थी। लेकिन जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ा, खुलासे चौंकाते गए। लो इंटेंसिटी के धमाके से एयरफोर्स स्टेशन की बिल्डिंग नहीं बल्कि एयरक्राफ्ट पर निशाना साधा गया था, लेकिन साजिश पूरी तरह कामयाब नहीं हो सकी। अटैक स्टेशन के टेक्निकल एरिया में हुआ। पहला धमाका इमारत की छत पर हुआ था और दूसरा धमाका एक मैदानी इलाके में किया गया। इन धमाकों में ड्रोन का इस्तेमाल किया गया और उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली जानकारी यह मिली कि ड्रोन से आइडिया विस्फोटक को एयरफोर्स स्टेशन पर छोड़ा नहीं गया, बल्कि इन लाइट ड्रोन्स को ही हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया। इस दावे के पीछे जो पुख्ता आधार खुफिया रिपोर्ट ने तैयार किया है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इसके पहले धमाकों से जुड़ा पूरा खुलासा जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह के मुताबिक देखिए। ड्रोन के जरिए एयरफोर्स स्टेशन पर विस्फोट कराया गया।
मौके से एक ड्रोन के टुकड़े भी मिले। इस मामले में जम्मू कश्मीर पुलिस दूसरी एजेंसियों के साथ जांच में जुटी हुई और मौके से मिले सबूतों की पड़ताल की जा रही। ये ब्लास्ट एक आतंकी हमला है। इसमें यूएपीए के तहत केस दर्ज किया गया है। इस साजिश का खुलासा चौंकाने वाला है, लेकिन इससे भी तंग कर देने वाला खुलासा ये है कि जिन ड्रोन्स का इस्तेमाल हमले में किया गया उन्होंने पाकिस्तान की ड्रोन पोस्ट से उड़ान भरी थी और इसके लिए बाकायदा आदेश भी जारी किए गए थे। किसने ये आदेश दिए और ये कहां से जारी हुए, पहले इसे देखिए, फिर पाकिस्तान की ड्रोन पोस्ट कहां है, हम ये भी आपको बताएंगे। ड्रोन हमले के आदेश पाक आर्मी के अधिकारी ने जारी किए। अटैक के लिए लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशेद ने कहा था। आदेश मेजर जनरल मोहम्मद असीम मलिक को मिले थे। मेजर जनरल अजहर वकास और ब्रिगेडियर इरफान को भी जानकारी दी गई। ब्रिगेडियर इरफान मंगला क्षेत्र में 505 यूए ब्रिगेड के कमांडर हैं। मंगला के छोटे ड्रोन का इस्तेमाल आईडी गिराने के लिए हुआ, लेकिन आईडी गिराने में नाकाम हुआ ड्रोन खुद धमाके का हथियार बन गया। दावा यह भी है कि मंगला के ये ड्रोन एलओसी के पास लॉन्च पैड पर कल उड़ाए गए थे और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इन छोटे ड्रोन्स की उड़ान लंबी नहीं हो सकती थी। अब पाकिस्तान की पूरी ड्रोन पोस्ट कहां है और कैसे वहां से इन ड्रोन्स को हिंदुस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, इसे भी समझ लीजिए। आज जम्मू एयरपोर्ट के ऊपर बम से हमला किया गया। 2 बम आगे पीछे फेंके गए। ये बम ड्रोन्स के जरिए फेंके गए। नाजरीन, मेरी जो कंफर्म्ड इतला है उसके मुताबिक ये जो ऑपरेशन हुआ है जम्मू में, इसको लीड किया है ब्रिगेडियर इरफान, कमांडर 505 अनमैन्ड एरियल व्हीकल का जो डिवीजन है, उसकी जो ब्रिगेड है, उसने ये हमला किया है। नाजरीन, इसका जो वो है हेडक्वार्टर है, ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल ऑपरेशनल एंड ट्रेनिंग स्कूल जो है मंगला के पास, दीना के पास, ये वहां पे है। और ये हमला उस ब्रिगेडियर इरफान कमांडर 505 यूएवी ब्रिगेड ने डिजाइन किया है। अब आपको ये जानकर और ज्यादा हैरानी होगी कि जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर हमले मंगला के ड्रोन ऑपरेशनल यूनिट में शामिल छोटे ड्रोन से किए गए। लेकिन इससे भी बड़ी एक पोस्ट पाकिस्तान ने पीओके में बना रखी। इस पोस्ट का ताल्लुक इस हमले से या नहीं, ये तो नहीं पता, लेकिन इतना तय है कि एलओसी से लेकर आईबी तक क्या एक्शन होना है, ये आदेश पीओके वाली पोस्ट के कंट्रोल रूम से ही जारी होते हैं। लेकिन क्यों, इसे भी जान लीजिए। पीओके में आईएसआई ने अपनी ड्रोन पोस्ट तैयार कर रखी है। ड्रोन कंट्रोल रूम भारतीय पोस्ट के सामने बनाया गया है। भारतीय पोस्ट चक फकीरा के सामने चमन खुर्द पोस्ट है। इसी पाकिस्तानी चमन खुर्द पोस्ट में ड्रोन कंट्रोल रूम है। पाकिस्तान के इस ड्रोन कंट्रोल रूम का कोड समर है। हालांकि इस ड्रोन का इस्तेमाल अब तक आईएसआई सीमा पार हथियार पहुंचाने, ड्रग्स की स्मगलिंग करने और भारतीय जवानों की तैनाती पर नजर रखने के लिए करती रही। लेकिन ये पहली बार है जब ड्रोन का इस्तेमाल हमले के लिए किया गया है, वो भी आतंकवादियों की मदद से। जम्मू कश्मीर के डीजीपी के मुताबिक आतंकी हाथ होने के सबूत भी मिले हैं और साजिश के तहत एक ही रात में 2 वारदात को अंजाम देने का ब्लूप्रिंट बनाया गया था। जम्मू के नरवाल में 5 किलो आईडी बरामद किया गया है। इस आईडी के साथ 2 संदिग्धों की गिरफ्तारी भी की गई। संदिग्धों की गिरफ्तारी एक शॉपिंग मॉल के पास से हुई है। यानी जम्मू कश्मीर को दहलाने का प्लान बड़े स्तर पर बनाया गया था, जिसमें संवेदनशील क्षेत्र में ड्रोन का इस्तेमाल किया गया और भीड़ भाड़ वाले इलाके में आईडी प्लांट करने की तैयारी थी। जम्मू शहर के नरवाल इलाके में 5 किलो आईडी के साथ 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। इस आईडी के जरिए शहर के किसी भीड़ वाले इलाके में हमले का प्लान बनाया गया था। इस रिकवरी के साथ ही शहर में बड़े हमले की साजिश नाकाम कर दी गई। संदिग्धों से पूछताछ के बाद कुछ और लोगों की गिरफ्तारी भी हो सकती है। खुलासा यह भी कि डीजीपी ने इस विस्फोट की कड़ी में लश्कर तैयबा के शामिल होने का दावा किया है। दिलबाग सिंह के मुताबिक आईडी लश्कर के कुछ लोगों ने ही रिसीव किया था, जिसे भीड़भाड़ वाले इलाके में लगाने की तैयारी थी। लेकिन अब जम्मू महफूज है। वहीं भारतीय वायुसेना ने भी इस हमले में जान हानि नहीं होने का बयान ट्विटर पर जारी किया है। क्या है ये बयान, ये भी देखिए। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर 2 लो इंटेंसिटी के धमाके हुए हैं। एक धमाके में बिल्डिंग की छत डैमेज हुई है, दूसरा धमाका जमीन पर हुआ, लेकिन धमाके से किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी।
ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। यानी बड़ी साजिश नाकाम तो हुई, लेकिन तकनीक के इस्तेमाल से पाकिस्तान से आए ड्रोन धमाके करने में कामयाब रहे। इसीलिए अलर्ट का अलार्म अब हर उस संवेदनशील ठिकाने के लिए बज रहा है जिनकी जानकारी पाकिस्तान के पास है, और इसमें पठानकोट भी शामिल है। इसलिए जम्मू पर अटैक के तुरंत बाद पंजाब के एंट्री गेट पर पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी। बीएसएफ और एयरबेस की सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई। जितने भी एरियाज़ हैं जो भी जम्मू कश्मीर से जोड़ते हैं, जो भी हिमाचल प्रदेश से भी जोड़ते हैं, और जितने भी वाइटल इंस्टॉलेशन हैं वहाँ पे ऑलरेडी सिक्योरिटीज़ थी, उसको बीफअप कर दिया गया है। जितने भी नंबर्स हमारे जो गार्ड हैं, साथ में आज जितने भी हमारे गैजेटेड ऑफिसर्स हैं, जीओज़ हैं, एंड साथ में जो एसएचओज़ हैं वो बाहर निकले हुए हैं। वी आर डूइंग सर्च ऑपरेशन। एक बात तो तय है कि जम्मू कश्मीर से विकास की राह पर आगे बढ़ने के संकेत जैसे ही मिले, पाकिस्तान में बैठे आतंक के पुजारियों ने इस राह पर अड़ंगा लगाने का प्लान जमीन पर उतारना शुरू कर दिया है। और इस बार वो हथियार के रूप में ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो संकेत है कि इस बार साजिश में चीन भी शामिल है, क्योंकि पाकिस्तान को ड्रोन की आपूर्ति सिर्फ चीन से होती है। और खास बात यह कि चीन इन ड्रोन्स के लिए पाकिस्तान से पैसे नहीं ले रहा। उनका इस्तेमाल आतंकियों के लॉन्च पैड से हिंदुस्तान के खिलाफ कैसे हो सकता है? मतलब साफ है, आईएसआई पाकिस्तानी फोर्स और आतंकियों के साथ चीन भी इसमें शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो पाकिस्तान की साजिशें आपने देखी, अब बात उसके आका चीन की। G7 समूह देशों की बैठक में ताइवान का जिक्र होने के बाद से चीन बौखलाया हुआ है। चीन ने पहले अपने फाइटर जेट्स ताइवान की तरफ भेजे और अब अमेरिका को युद्ध की धमकी दी है। ताइवान का नाम लेकर चीन ने कहा है कि वन चाइना पॉलिसी से इनकार करने वालों के साथ युद्ध की पूरी तैयारी है। चीन ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि वो ताइवान से सैन्य संबंध तोड़ ले। चीन का कहना है कि ताइवान को वो खुद में जोड़कर रहेगा। क्या चीन और अमेरिका के बीच विध्वंसक युद्ध की पटकथा लिखी जा रही है? क्या ताइवान के बहाने चीन और अमेरिका के बीच बारूदी टकराव होगा? क्या दो जाने दुश्मनों के जिद की वजह से दुनिया विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है? जंगी आशंकाओं में लिपटे ये सवाल यूं ही नहीं उठ रहे हैं। इसके पीछे है बीजिंग के बारूदी बादशाह की महत्वाकांक्षा, जहरीले शी जिनपिंग की विस्तारवादी सोच और ड्रैगन का विश्वासघात। जमीन कब्जाने के लिए कुख्यात चीन ने ताइवान पर अपना अधिकार कायम करने के लिए अमेरिका से टकराने की तैयारी कर ली। लाल सुल्तान के दूत ने ताइवान को लेकर अमेरिका को धमकी दी। चीन के रक्षा मंत्रालय ने अमेरिका से ताइवान के साथ सभी सैन्य संबंध तोड़ने के लिए कहा है। अमेरिका के प्रवक्ता रेन गुआक्योंग ने कहा है, चीन को फिर से एकत्रित करने की ऐतिहासिक जरूरत है और इसे कोई रोक नहीं सकता। ताइवान स्ट्रेट में लोग शांति और स्थिरता चाहते हैं। ताइवान की आजादी का कोई मतलब नहीं और इसके पीछे भागने का मतलब है जंग। अमेरिका को वन चाइना पॉलिसी का पालन करना चाहिए। चीन ने अपने जानी दुश्मन को जंग के लिए आगाह किया है। इससे पहले पिछले हफ्ते चीन ने ताइवान की ओर 28 लड़ाकू विमान भेजे थे। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि पिछले साल से चाइनीज लड़ाकू विमान लगभग हर रोज ताइवान की तरफ उड़ रहे हैं। कई दफे सरहदी लकीर लांघ चुके हैं। हालांकि हर बार ताइवान की ताकत देखकर चाइनीज फाइटर जेट्स भाग खड़े होते। G7 समूह देशों की बैठक में जब से ताइवान का मसला उठा है, इसके बाद से ही चीन काफी ज्यादा बौखला गया है। G7 देशों के नेताओं की तरफ से बाकायदा कहा गया है कि ताइवान जल डमरू मुद्दे को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना चाहिए। और इसी के बाद से चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान की तरफ से आरोप लगाया गया कि ये उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप है। दरअसल इसके पीछे चीन की कसक है। चाइनीज प्रेसिडेंट की कब्जा नीति है। ताइवान को निकलने का ड्रैगन प्लान है। चीन के इस प्लान और बौखलाहट को समझने के लिए 71 बरस पीछे जाना होगा। इतिहास के अनुसार चीन और ताइवान की रार साल 1949 से शुरू हुई थी। 1950 में चीन पर माओ की कम्युनिस्ट पार्टी के कब्जे के बाद ताइवान ने खुद को स्वतंत्र कर लिया था। हालांकि चीन उसे आजाद मुल्क के तौर पर नहीं देखता। 1971 से चीन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का हिस्सा हो गया और 1979 में ताइवान की यूएन से आधिकारिक मान्यता खत्म हो गई। लेकिन वक्त बदला तो रिश्ते बदलने लगे। महत्वाकांक्षी चीन ने अमेरिका से दूरी बढ़ा ली और ताइवान अमेरिका के करीब पहुंच गया। 80 से ज्यादा देश ताइवान को मान्यता दे चुके हैं। समंदर से लेकर अंबर तक अमेरिका ने ताइवान की सुरक्षा का जिम्मा लिया है। चीन के चंगुल से ताइवान को बचाने के लिए अमेरिका कवच बनकर खड़ा होगा। ताइवान के पास फिलहाल 300 लड़ाकू विमान है।
इसमें करीब 150 F-16 अमेरिकी फाइटर जेट शामिल हैं। ताइवान के पास फ्रेंच मिराज 2000 जेट हैं। अमेरिका ने ताइवान को $237 करोड़ की हार्पून मिसाइल बेचने की सहमति दे दी। अमेरिका अब ताइवान को F-35 भी देने की तैयारी में है। गुआम एयरबेस पर अमेरिका की पूरी पलटन तैनात है। साउथ चाइना सी में अमेरिकी जहाज निगरानी में रहते हैं। हर पल ताइवान की सरहद की सुरक्षा के लिए अमेरिका तैयार रहता है और यही चीन को अखर रहा है। ताइवान पर कब्जा करने में चीन को अमेरिका की तैनाती अखरती है। यही वजह है कि चीन बार बार अमेरिका को धमकाता रहता है। एक बार फिर चीन ने अमेरिका को ताइवान से दूर रहने की चेतावनी दी है और यही चेतावनी विध्वंसक युद्ध का आधार बन रही है। विश्व युद्ध की पटकथा लिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और चालबाज चीन की हर साजिश अब नाकाम होगी। भारत की सीमा के पास ड्रैगन की साजिशों का जाल अब उसी का काल बन जाएगा। अब जिनपिंग की बुज़दिल आर्मी का हाल और भी बुरा होने वाला है, क्योंकि भारत ने अरुणाचल से लेकर लद्दाख तक चीन को मात देने के लिए विजय पथ का पूरा रोड मैप तैयार कर लिया। ड्रैगन को मुंहतोड़ और माकूल जवाब देने के लिए भारत फुल एक्शन में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे 3 दिन के दौरे पर लद्दाख पहुंच चुके हैं। देखिए कैसे भारत के एक्शन से जिनपिंग कंट्री की टेंशन बढ़ गई। चीन की विस्तारवादी साजिशों के बीच जब देश के रक्षा मंत्री लेह लद्दाख पहुंचे तो जवानों का जोश कुछ इस तरह हाई था। लेह की दुर्गम वादियों में भारत माता की गूंज से हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। LAC पर चीन लगातार गुस्ताखी कर रहा है, कभी सैनिकों की मुस्तैदी बढ़ाकर तो कभी हथियारबंद जवानों की वॉर ड्रिल कराकर, कभी विवादित इलाके में विस्तारवाद का तंबू गाड़कर तो कभी सड़क के जरिए साजिश रचकर। अरुणाचल से लेह लद्दाख तक जिनपिंग कंट्री की साजिश का जाल है। ड्रैगन की इसी विस्तारवादी चाल को नाकाम करने के लिए भारत LAC के पास लगातार विकास का झंडा गाड़ रहा है। जिनपिंग के गुरूर को चकनाचूर करने के लिए युद्ध स्तर पर काम जारी है। इसी सिलसिले में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लेह लद्दाख के दौरे पर पहुंचे। भारत और चीन के बीच में दूसरे फेज का एंगेजमेंट अभी पूरा नहीं हुआ है। इसी बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लेह का दौरा किया है। राजनाथ सिंह रविवार को सुबह करीबन 10:30 बजे लेह एयरपोर्ट पहुंचे, जहां पर सबसे पहले उन्होंने उन एक्स सर्विसमैन से मुलाकात की जो लंबे समय से देश की सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं, यानी वो लद्दाखी जो यहाँ के लोकल हैं और इंडियन आर्मी के जवान भी रह चुके हैं। इसके बाद वो सीधे 14 कोर गए, जहां पर उनको लंबे तौर पर एक बड़ा ब्रीफ दिया गया, जिसमें ना सिर्फ BRO की तरफ से डेवलप किए गए इंफ्रास्ट्रक्चर के कामों के बारे में जानकारी दी गई, बल्कि आर्मी किस तरीके से पिछले 1 साल से लगातार अपनी मुस्तैदी अपने काम को बढ़ा रही है, इसके एक्शन प्लान को भी उनके साथ डिस्कस किया गया। रक्षा मंत्री के साथ खुद आर्मी चीफ और CDS बिपिन रावत भी मौजूद थे। इसके अलावा नॉर्दर्न आर्मी कमांडर और BRO DG भी इस मीटिंग में शामिल हुए, जिसमें न सिर्फ उनको हर जानकारी दी गई, बल्कि ये भी बताया गया कि आने वाले वक्त में हमारी तैयारियां LAC पर हमारी मजबूती कितनी ज्यादा और ज्यादा सक्षम हो सकती है। मौका है, दस्तूर है, क्योंकि चीन LAC पर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लेह पहुंचने के बाद सबसे पहले पूर्व सैनिकों के बीच पहुंचे। रक्षा मंत्री के साथ आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भी मौजूद रहे। इस दौरान रक्षा मंत्री ने न सिर्फ जवानों की हौसला अफजाई की, बल्कि देश और देश के सपूतों के लिए सरकार के कमिटमेंट का जिक्र भी किया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका स्टेशन पोस्ट के कारण नहीं बड़ा होता है, बल्कि उनकी डीड्स के कारण बड़ा होता है। पद के कारण उनका कद बड़ा नहीं होता है, बल्कि उनकी कृतियों के कारण उनका कद बड़ा होता है। आपका यदि कद बड़ा है तो पोस्ट के कारण आपका कद बड़ा नहीं है। आपने जो अपनी जिंदगी में देश की सुरक्षा के लिए किया है, उन डीड्स के कारण, आपकी कृतियों के कारण आपका कद बड़ा है। 30-40 वर्षों से ये जो समस्या चली आ रही थी, वन रैंक वन पेंशन, तो मैंने उस समय कहा था कि यदि हम आपको आश्वासन दे रहे हैं, हम आपकी इस डिमांड को पूरा करेंगे, वन रैंक वन पेंशन की डिमांड को। और आपने देखा कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनते ही इस मांग को पूरा किया। लेह लद्दाख में 3 दिनों के दौरे के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीमा पर सेना की तैयारियों का जायजा लेंगे। LAC के पास हो रहे काम की समीक्षा करेंगे।
लद्दाख के दुर्गम इलाकों में हो रहे काम का ब्यौरा लेंगे। भारत LAC पर तेजी से बॉर्डर और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है। राजनाथ सिंह एक ब्रिज का उद्घाटन भी करेंगे। अगले 2 साल में लेह लद्दाख में 45 से ज्यादा ब्रिज बनाए जाने हैं। अगले 2 साल में 45 से ज्यादा ब्रिज बनाए जाने हैं और माना यह जाता है कि न सिर्फ लद्दाख बल्कि कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश में 85% से ज्यादा काम लगातार BRO कर रही है, जिसका मकसद है कि इन सभी स्ट्रेटेजिकल पॉइंट्स को, ब्रिजेस को, रोड्स का काम जल्द से जल्दी कम समय में पूरा कर लिया जाए। पिछले 2 सालों में इस कामों की तेजी बहुत तेजी से कराई गई है, यानी हर काम को वॉर फ्रंट पे या वॉर फ्रंट के तौर पर काम किया गया है और माना यह जाता है कि आने वाले वक्त में 45 और ब्रिज खास तौर पर लद्दाख के इलाकों में बनने हैं, जो न सिर्फ लद्दाख के गांव वालों या फिर रिहायशी इलाकों को जोड़ेंगे बल्कि स्ट्रेटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी भारत की सेना की यानी भारतीय सेना की मदद के लिए और काफी होंगे। LAC पर चीन को माकूल जवाब देने के लिए भारत युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। अरुणाचल से लेकर लद्दाख तक तेजी से नई सड़कें बनाई जा रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास का काम जोरों पर है। 17 जून 2021 को रक्षा मंत्री ने 12 सड़कों का ऑनलाइन उद्घाटन किया था। BRO की ओर से बनाई गई इन सड़कों में 20 किलोमीटर लंबी किमिन पोटिन डबल लेन, अरुणाचल प्रदेश में 9, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में 1 सड़क शामिल है। इन सड़कों के बनने के बाद सेना के लिए राह आसान हो गई है। इसकी बदौलत सेना कम समय में अपने जवानों, रक्षा उपकरणों और रसद सामग्री को अग्रिम मोर्चों तक पहुंचा देती है। इसके अलावा दुर्गम इलाकों में कई सुरंगें और पुलों का निर्माण किया गया है। पिछले कुछ सालों में विकास की कई परियोजनाओं को पूरा भी किया गया। 2014 के बाद BRO ने देश में रिकॉर्ड 4800 किलोमीटर सीमा सड़कों का विकास किया है। LAC पर चीन की हरकतों से पूरी दुनिया वाकिफ है। अपनी हड़प नीति के लिए चीन पूरी दुनिया में बदनाम है। मंगलवार को जब विदेश मंत्री S जयशंकर ने कतर इकोनॉमिक फोरम में चीन की इंटरनेशनल बेइज्जती की तो ड्रैगन की छटपटाहट सामने आ गई। LAC विवाद में फजीहत होने के बाद चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता चाओ लिजियान ने कहा कि भारत चीन सीमा से लगे पश्चिमी क्षेत्र में चीनी सैनिकों की तैनाती सामान्य रक्षा व्यवस्था है। इसका लक्ष्य संबंधित देश के अतिक्रमण का जवाब देना और चीनी क्षेत्र पर किसी भी तरह के खतरों से निपटना है। लंबे समय से भारत सरहद पर सैनिकों की तैनाती बढ़ा रहा है और हमारे क्षेत्र में अतिक्रमण करता रहा है। भारत चीन सीमा पर तनाव की असली वजह यही है। जाहिर है कि भारत की विकास नीति से हड़प नीति वाला चीन तिलमिलाया हुआ है। अरुणाचल प्रदेश से लेकर लेह लद्दाख तक साजिशों की सड़क बिछाने वाला ड्रैगन भारत पर अतिक्रमण का फर्जी आरोप लगा रहा है। LAC के पास ऊंचाई वाले इलाकों में एयरपैड बनाने वाला ड्रैगन तनाव पर ज्ञान दे रहा है। LAC विवाद को लेकर चीन कितना गंभीर है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि 6 जून 2020 से अभी तक जिनपिंग आर्मी के बीच 11 राउंड की बातचीत हो चुकी है, लेकिन ड्रैगन हड़पवादी नीति से बाज नहीं आ रहा। लिहाजा भारत के जवान भी सरहद की निगरानी और इंच जमीन की हिफाजत के लिए पूरी तरह मुस्तैद हैं। व्लादिमीर पुतिन दुनिया के पावरफुल नेता हैं और रूस एक बेहद शक्तिशाली मुल्क। रूस ही है जिसे ताकत के मामले में अमेरिका एक चुनौती मानता है। रूस को काबू में रखने के लिए अमेरिका नाटो नाम के ग्रुप का नेतृत्व करता है और रूस अकेले ही अमेरिका को चैलेंज देता रहता है। काला सागर में दखल बढ़ने और नाटो देशों के युद्धाभ्यास के बाद अब पुतिन बेहद आक्रामक हो चुके हैं। अमेरिका और ब्रिटेन को लग रहा था कि रूस के आसपास नाटो देशों के युद्धपोत तैनात होने के बाद रूस दबाव में आ जाएगा, लेकिन हुआ इसके उलट। पुतिन लगातार ऐसे एक्शन ले रहे हैं जिससे अमेरिका की टेंशन बढ़ गई। समंदर की खतरनाक शिकारी मिशन पर निकल चुकी है। दुश्मन नहीं जानते वो किस रास्ते पर जाएगी, कब आएगी, कहां आएगी, लेकिन इतना जरूर पता है कि आने का मतलब एक बड़ी तबाही है। टारगेट सीक्रेट है, प्लान बेहद खुफिया है। पुतिन ने क्या ऑर्डर दिया है कोई नहीं जानता, लेकिन सबमरीन के निकलते ही अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक में खलबली मच गई है। डर और हड़कंप की वजह हम आपको बताते हैं। इस सबमरीन का नाम है बेलगोरोड। रूस की ये पनडुब्बी दुनिया की सबसे बड़ी सबमरीन। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि अगर इस पनडुब्बी के टारपीडो से धमाके किए गए तो समंदर में 300 फीट ऊंची लहरें उठेंगी। जिस इलाके में ये पनडुब्बी होगी वहां सुनामी आ सकती है। रेडियो एक्टिव रेडिएशन से कई जिंदगियां बर्बाद हो सकती हैं। वॉशिंगटन से लंदन तक हड़कंप की एक और वजह, बेलगोरोड पनडुब्बी रूसी नौसेना का हिस्सा नहीं है। पनडुब्बी से हमले पर रूस जिम्मेदारी लेने से मना कर सकता है। सबमरीन का इस्तेमाल फिलहाल सिर्फ सीक्रेट मिशन के लिए किया जा रहा है। सबमरीन की कमान रूस की नेवी के पास नहीं है। रूस की खुफिया एजेंसी फिलहाल सबमरीन का इस्तेमाल कर रही है।
यानी आने वाले समय में समंदर के बीच कुछ ऐसे हमले हो सकते हैं जिसकी जिम्मेदारी दुनिया का कोई देश नहीं लेगा। अमेरिका के एक्सपर्ट्स को लग रहा है कि सीक्रेट मिशन के तहत सबमरीन किसी खास टारगेट को तबाह करने के बाद समंदर की गहराइयों में चला जाएगा और फिर रूस लौट जाएगा। लेकिन वो टारगेट क्या हो सकता है? बेल्गोरोड में कुल 6 टारपीडो लगाए गए हैं। हर टारपीडो 2 मेगाटन का परमाणु धमाका करने में सक्षम है। ये धमाका हिरोशिमा में गिराए गए बम से 130 गुना ज्यादा बड़ा होगा। इसके अलावा सबमरीन में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें तैनात हैं। अब सवाल ये कि रूस किसी बड़े हमले की तैयारी में या फिर सबमरीन को किसी खास जगह पर सीक्रेट तरीके से तैनात किया गया है ताकि वक्त आने पर दुश्मन को सबक सिखाया जा सके। बेल्गोरोड पनडुब्बी में लॉन्ग रेंज की पोसीडन भी ये एक अनमैन्ड अंडरवाटर व्हीकल की तरह काम कर सकता है जो दुश्मन के इलाके में घुसकर खुफिया जानकारी इकट्ठा करता है। पोसीडन नाम का अंडरवाटर ड्रोन दुश्मन के ठिकानों पर परमाणु मिसाइल के साथ हमला करने में भी सक्षम है। लेकिन ये सबमरीन भले ही दुश्मन से बहुत दूर हो, लेकिन ड्रोन के जरिए ये रेकी कर सकती है और वक्त आने पर दूर रहकर दुश्मन के युद्धपोत में ब्लास्ट कर सकती है। आप जरूर ये सोच रहे होंगे कि रूस की एक पनडुब्बी किसी सीक्रेट मिशन को अंजाम कैसे दे सकती है। अमेरिका जैसा देश उस पनडुब्बी पर नजर क्यों नहीं रख सकता? तो वजह सुनिए। बेल्गोरोड पनडुब्बी समंदर में 1700 फीट की गहराई तक जा सकती है। 1700 फीट की गहराई पर मौजूद चीजों को रडार या सोनार नहीं पकड़ सकते। रूस की पनडुब्बी अमेरिका के करीब पहुंच जाए तो यूएस नेवी को भनक नहीं लगेगी। रूस की बेल्गोरोड पनडुब्बी को आप समंदर के भीतर मौजूद रूस का एक इंटेलिजेंस सेंटर कह सकते हैं। पनडुब्बी के कैप्टन पुतिन को रिपोर्ट करेंगे। पनडुब्बी कहा किस मिशन पर उसे क्या आदेश मिला, इसकी जानकारी सिर्फ प्रेसिडेंट पुतिन और रूस की खुफिया एजेंसियों के टॉप अफसरों को होगी। पुतिन सीधे अमेरिका से नहीं उलझ रहे हैं, बल्कि ब्रिटेन के साथ रूस की तलखी अचानक बढ़ गई है। कुछ दिन पहले ही क्रीमिया के पास समंदर में रूस की नेवी ने ब्रिटेन के युद्धपोत को खदेड़ दिया था। रूस के फाइटर विमानों ने ब्रिटेन के वॉरशिप पर बमबारी की थी। अब पुतिन के टारगेट पर फिर ब्रिटेन का एक समुद्री जहाज है। ये कोई मामूली वॉरशिप नहीं, बल्कि बेहद शक्तिशाली एयरक्राफ्ट कैरियर है। नाम है HMS क्वीन एलिजाबेथ। ब्रिटिश रॉयल नेवी का एयरक्राफ्ट कैरियर HMS क्वीन एलिजाबेथ इस वक्त भूमध्य सागर में गश्त कर रहा है। अब रूस की नेवी ने इस एयरक्राफ्ट कैरियर से सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पर जंग का अभ्यास शुरू कर दिया। रूस की मंशा क्या है, ये HMS क्वीन एलिजाबेथ के भूमध्य सागर में पहुंचते ही समझ आने लगी थी। रूस ने यहाँ चेतावनी जारी की थी जिसे नोटम कहा जाता है। इसके तहत हवा में उड़ने वाले किसी घातक हथियार का टेस्ट किया जाता है। शनिवार से इस इलाके में रूस की नेवी के कई युद्धपोत और सबमरीन पहुंच चुके हैं। समंदर में युद्ध का अभ्यास किया जा रहा है। दनादन फायरिंग हो रही, धमाके हो रहे हैं। रूस उसे सबक सिखाने के लिए सक्षम भी है और सचेत भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। और अब बात कोरोना के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस की, जिसके रहस्य से विज्ञान हैरान है, डॉक्टर्स परेशान हैं। इसके आक्रामक होने की आशंका से सरकारों की चिंता बढ़ गई है। कोरोना के इस खतरनाक अवतार से निपटने के लिए नई और बड़ी प्लानिंग भी की जा रही है। देश के साइंटिस्ट और डॉक्टर्स अलर्ट मोड पर हैं और इन सब के बीच देश की 130 करोड़ आबादी के बीच ये चर्चा हो रही है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट की वजह से ही देश में कोरोना की तीसरी लहर आएगी। कोरोना संकट की दूसरी लहर फिलहाल शांत होती दिखाई दे रही है, लेकिन खतरा टला नहीं है। एक्सपर्ट्स केंद्र और राज्य सरकारें अलर्ट मोड पर हैं। वजह संभावित तीसरी लहर है और अचानक कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर है। कोरोना का ये वेरिएंट देश के 12 राज्यों तक पहुंच चुका है। देश भर में इस वेरिएंट के 51 मामले सामने आए हैं। अब जानिए कि कौन कौन से राज्यों में डेल्टा प्लस वेरिएंट के कितने केस मिले हैं। डेल्टा प्लस वेरिएंट के सबसे ज्यादा 22 मामले महाराष्ट्र में मिले। इस वेरिएंट से संक्रमित एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है। इसके अलावा तमिलनाडु में डेल्टा प्लस के 9 मरीज मिले हैं, जिनमें से 1 की जान जा चुकी है। मध्य प्रदेश में 7 संक्रमित मिले, जिनमें 2 की मौत हो गई। इसके अलावा केरल में 3, पंजाब और गुजरात में 2-2 और आंध्र प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हरियाणा एवं कर्नाटक में 1-1 मरीज पाए गए।
मतलब धीरे धीरे डेल्टा प्लस वेरिएंट पैर पसार रहा है। इसके बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, इसीलिए अभी इसके मरीजों में इस बात की जांच हो रही है कि क्या इन मरीजों को कोरोना का इन्फेक्शन दोबारा हुआ है या वैक्सीनेशन के बाद भी लोग डेल्टा वेरिएंट का शिकार हो रहे हैं। So there are speculations that this additional mutations which makes the Delta Plus, it also makes it more contagious. So in a way, people has actually speculated that about 35 to about 60% it is actually more infectious as compared to the Alpha variant. आशंका है कि डेल्टा वेरिएंट कोरोना संक्रमण से रिकवर हो चुके लोगों में मौजूद एंटीबॉडी को धोखा देकर उन्हें तेजी से दोबारा संक्रमित कर सकता है। वैक्सीन से बनने वाली एंटीबॉडीज के असर को बहुत कम कर सकता है। अभी तक कोरोना की सबसे कारगर दवा मानी जाने वाली मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कॉकटेल को भी फेल कर सकता है। डेल्टा प्लस वेरिएंट अब देखा गया वो काफ़ी ज़्यादा घातक है। 3 स्पेशलिटीज़ इसकी क्वालिटीज़ देखी गई हैं। एक वो कि ज़्यादा जल्दी फैलता है, दूसरा वो लंग के अंदर जाके जल्दी उसके रिसेप्टर के साथ बाइंड कर लेता है, और तीसरी जो बात है कि उसको कहते हैं कि हो सकता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो हमारी एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट या जितनी कारगर ना हो। तो ये जो अब आ रहा है और जितना ज़्यादा रूप ऐसा धारण कर रहा है, तो एक चिंता का विषय तो डेफिनेटली है। वैज्ञानिक अभी डेल्टा प्लस की गंभीरता को लेकर रिसर्च कर रहे हैं और सरकार ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न की श्रेणी में रखा है। केंद्र सरकार ने राज्यों को पत्र लिखकर आगाह किया है कि डेल्टा प्लस वाले जिलों में कंटेनमेंट के उपाय किए जाएं। इसके अलावा भीड़ को रोकने, जांच बढ़ाने, ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीका लगाने और संक्रमितों के संपर्क में आए लोगों की तत्काल पहचान यानी टेस्टिंग बढ़ाने को कहा गया है। अब जानिए कि डेल्टा प्लस वेरिएंट की रोकथाम के लिए राज्यों में क्या उपाय किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस के बढ़ते मामले देखकर फिर से नई पाबंदियां लगाई गई। नागपुर नगर निगम ने 28 जून से शहर में लेवल 3 के तहत नए प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। इसके तहत जरूरी और गैर जरूरी सामान बेचने वाली दुकानों का समय 4 घंटे घटाकर शाम 4 बजे तक किया गया है। मॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे। वीकेंड पर शनिवार और रविवार को गैर जरूरी दुकानें और संस्थान बंद रहेंगे। कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर राजस्थान सरकार भी अलर्ट है। संक्रमण रोकने के लिए यहां माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए और कंटेनमेंट ट्रेसिंग का काम व्यापक स्तर पर चलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 8 मामले सामने आए। यहां भी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही। राहत की बात यह है कि इन 8 मरीजों के संपर्क में आए किसी भी व्यक्ति में इस वेरिएंट का संक्रमण नहीं मिला है। ओडिशा में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट का पहला मामला सामने आने के एक दिन बाद ही सरकार ने एक्सपर्ट्स की एक टीम को देवगढ़ जिले में भेजा है। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में डेल्टा प्लस वेरिएंट का पहला केस मिलते ही कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग शुरू कर दी गई। लुधियाना में 67 साल के एक व्यक्ति में डेल्टा प्लस वेरिएंट की पुष्टि हुई है। हालांकि परिवार के बाकी लोगों की कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आई है। हरियाणा के फरीदाबाद में भी डेल्टा प्लस वेरिएंट का पहला मामला आते ही हड़कंप मच गया है। हाईली इन्फेक्टिव है, ये बहुत ज़्यादा ट्रांसमिट और फास्ट, डेल्टा वेरिएंट ऑलरेडी था, ये उसे भी फास्ट स्प्रेड करता है। तो थोड़ा सा लोगों को सचेत रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इंडिया में भी ये अराउंड 50+ केसेस आ चुके हैं, ज़्यादा ही आ चुके हैं। और ये डेफिनेटली हरियाणा में इसकी अभी फर्स्ट एंट्री हुई है, जो AY1 इसको बोलते हैं हम लोग, जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है। ये होल जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद पता चलता है। अब यहाँ इस बात की जांच की जा रही कि मरीज किन किन लोगों के संपर्क में आए। टेस्टिंग के अलावा यहाँ जीनोम सीक्वेंसिंग भी की जाएगी। डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर लोगों के मन में एक और सवाल उठ रहा है, वो ये कि क्या वैक्सीनेशन के बाद लोग इस वेरिएंट से सेफ हैं? तो अभी तक इसका जवाब पॉजिटिव ही नजर आता है, क्योंकि महाराष्ट्र में मिले लगभग सभी केस वही हैं जिन्होंने टीका नहीं लगवाया था। मध्य प्रदेश में भी संक्रमण के बाद टीका ले चुके लोग पूरी तरह ठीक हो गए। सरकार भी कहती है कि भारत की दोनों वैक्सीन डेल्टा के दोनों वेरिएंट के खिलाफ प्रभावी है। Both the Indian vaccines, which we are currently using in COVID vaccination program, so Covishield and Covaxin, both are effective against Delta variant. बहरहाल डेल्टा प्लस वेरिएंट पर वैक्सीनेशन के असर को लेकर लैब में टेस्ट भी चल रहा है, जिसके नतीजे 7 से 10 दिनों में आ जाएंगे, जिसके बाद और भी पुख्ता जानकारी सामने आ जाएगी। अब यहाँ ये जानने की भी जरूरत है कि कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट की उत्पत्ति कैसे हुई। कोई भी वायरस समय के साथ अपना रंग रूप बदलता है, उसके नए नए वेरिएंट या स्ट्रेन बनते हैं। कोरोना के 4 स्ट्रेन अल्फा, गामा, बीटा और डेल्टा बने, और अब डेल्टा प्लस जो डेल्टा का ही बदला रूप है।
भारत में दूसरी लहर के लिए कोरोना के डेल्टा वेरिएंट को ही जिम्मेदार माना जाता है। इस वेरिएंट को बड़े पैमाने पर ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन की वजह भी माना जाता है। ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन का मतलब है जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज ले ली उन्हें भी डेल्टा वेरिएंट संक्रमित कर रहा है और अब विश्व के 85 देशों में डेल्टा वेरिएंट का असर देखा जा रहा है। डेल्टा वेरिएंट के कारण ब्रिटेन में लोग तेजी के साथ बीमार हो रहे हैं। फ्रांस, रूस और अमेरिका को भी चपेट में ले चुका है। जिम्बाब्वे, श्रीलंका, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सिंगापुर और दक्षिण अफ्रीका में भी कोरोना का डेल्टा वेरिएंट खतरे का नया नाम बन चुका है। दक्षिण अफ्रीका में तो डेल्टा वेरिएंट की वजह से तीसरी लहर ने दस्तक दे दी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो दुनिया के खिलाफ महामारी की साजिश रचने वाले चीन ने कुदरत से जमकर खिलवाड़ किया है। कभी कृत्रिम बारिश, कभी कृत्रिम सूरज, तो कभी 3 गॉर्जियस डैम बनाकर पृथ्वी के घूमने की गति तक प्रभावित कर चुका है। और वायरस वाला खेल तो आप जानते ही हैं, लेकिन अब चीन और भी बुरा करने जा रहा है। हिंदुस्तान के मोर्चे पर एक नए षड्यंत्र को रचने के लिए हिमालय से खिलवाड़ करना चाहता है और तंग करने वाला है। यह खुलासा है कि इसका पूरा रोड मैप चीन के थिंक टैंक्स ने तैयार कर लिया है। क्या है यह नई साजिश, इस रिपोर्ट में देखिए। ड्रैगन लैंड से हिंदुस्तान के खिलाफ साजिशों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। नई साजिश हिमालय पर रची जा रही है, ठीक उसी तरह जैसे अरुणाचल प्रदेश की दूसरी तरफ रची गई। भारत को घेरने और सैन्य लॉजिस्टिक जल्द से जल्द सरहद पर पहुंचाने वाले प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत तिब्बत से नेपाल तक हिमालय को चीरकर रेल चलाने की तैयारी कर ली गई। यानी हिंदुस्तान को एक और बड़ा टेंशन देने की तरफ चीन तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसका विस्तार और भी ज्यादा मुश्किलें खड़ी करेगा, क्योंकि भविष्य में हिमालय को काटकर इस लाइन का विस्तार पाकिस्तान तक होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन और नेपाल के बीच रेलवे लिंक हिमालय के पहाड़ियों में एक सुरक्षित क्षेत्र से होकर गुजर सकता है और इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत इतनी होगी कि नेपाल भी पाकिस्तान की तरह चीन का उपनिवेश बन जाएगा। क्या है ये प्रोजेक्ट, इसे समझिए। हिमालयन रेल कॉरिडोर में चीन $8 अरब खर्च करेगा। इस प्रोजेक्ट के जरिए नेपाल की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। इसी प्रोजेक्ट से नेपाल की जमीन पर चीन का कब्जा होगा। पर्यावरण के अंतर्राष्ट्रीय कानून भी चीन खुलेआम तोड़ेगा और यह सिर्फ इस बिना पर होगा कि नेपाल की सहमति से बनने वाली इस रेल कॉरिडोर के कारण भारत की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। हिमालय को पार करना तो नामुमकिन होगा, लेकिन चीन उस विशालकाय पर्वत श्रेणी को खोखला जरूर कर देगा। लेकिन कैसे, इसे प्रोजेक्ट के विस्तार से समझिए। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक चीन और नेपाल के 1000 किलोमीटर लंबे बॉर्डर पर कई रेलवे रूट प्रस्तावित हैं, लेकिन चाइनीज एक्सपर्ट्स इस पर बटे हुए हैं कि किस रूट को चुना जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा विवाद माउंट कोमोलंगा नेशनल पार्क को लेकर है। दरअसल माउंट कोमोलंगा नेशनल पार्क में ही माउंट एवरेस्ट स्थित है और ये एक सुरक्षित क्षेत्र है। इस इमारत से 30 किलोमीटर की सुरंग के जरिए चीन ने रेल लाइन को पार करने का फैसला लिया है, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। इसलिए चीन हिंदुस्तान को टारगेट करके जिस प्रोजेक्ट पर खर्च कर रहा है, उसी पर घिर भी गया है। चीन नेपाल सीमा पर 6 रेलवे रूट प्रस्तावित है। सुरक्षित क्षेत्र माउंट कोमोलंगा नेशनल पार्क है। 1/3 से ज्यादा टनल इसी जोन में आएंगे। इस क्षेत्र की टनल पूरी तरह से अंडरग्राउंड होगी और अगर ये प्रोजेक्ट कामयाब होता है तो फिर ये सब चीनी क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। जहां तक कि हिमालय से गुजरने वाली पहली सुरंग भी उसी की होगी, जो तिब्बत और नेपाल की राजधानी काठमांडू को जोड़ेगी। इसीलिए भारत ने चीन के हिमालयन कॉरिडोर पर विरोध दर्ज कराया है। भारत अपना ज्यादातर व्यापार नेपाल के साथ करता है, लेकिन चीन हमदर्द बनकर नेपाल से अपना उल्लू सीधा कर रहा है। नेपाल के कई नेता चीन के काफी करीब आ गए हैं और अब अगर ऐसे में ये रेलवे कॉरिडोर बना तो भारत और चीन के इस नए बफर जोन में सैन्य तनाव फिर से शुरू हो सकता है। पिछले साल गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच में हिंसक संघर्ष भी हुआ था, जिसमें कई भारतीय सैनिक शहीद हुए थे, जबकि इस संख्या के 2 गुने चीनी सैनिक मारे गए थे। यानी लद्दाख और तिब्बत वाले क्षेत्र में पहले ही हालात ठीक नहीं है और अगर चीन से नेपाल के बीच ट्रेन शुरू होती तो फिर नजदीकियों का नया सिलसिला शुरू होगा,
जो हिंदुस्तान के लिहाज से नुकसानदायक है। यानी चीन भारत को अब चुनौती देना चाहता है और इसके लिए नेपाल को संसाधन बनाकर इस्तेमाल कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।